Hello everyone, how are you? I hope you all are fine. Welcome to my online class. मैं प्रियंका गुप्ता आज आपके साथ डिस्कस करने चल रही हूँ बचत विनियोग के अन्य साधन के बारे में। तो यहाँ पर हमने प्रीवियस क्लास में बात की कि बचत की जो प्रक्रिया है डाकघर बैंक के माध्यम से कैसे हो सकती है। हमने इसमें आपको बताया कि डाकघर में अकाउंट को कैसे ओपन करा सकते हैं और बैंक में हम अकाउंट को कैसे ओपन करा सकते हैं। दूसरा, अकाउंट ओपन कराने के कौन कौन से तरीके हैं या कौन कौन सी सुविधाएं हैं जो बैंक के द्वारा दी जा रही हैं और जो डाकघर के द्वारा दी जा रही हैं। इन सबको हम साथ में लेकर चलते हुए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का जो टॉपिक है बचत विनियोग के अन्य साधन है। इसमें हम जानेंगे कि और भी कौन कौन से अन्य तरीके हैं बैंक और डाकघर के अलावा जिसके द्वारा हम बचत की प्रक्रिया कर सकते हैं। तो आइए जानते हैं वो साधन कौन से हैं। पहला हमने यहाँ पे लिखा है जीवन बीमा योजना। जीवन बीमा योजना से आप सभी लोग परिचित होंगे, जिसको LIC भी बोलते हैं। सभी लोग के घरों में कोई ना कोई बंदा LIC जरूर करवाया होगा। ये क्या होता है? LIC का फुल फॉर्म होता है लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इसको हिंदी में बोले तो इसको कहते हैं भारतीय जीवन बीमा निगम कहते हैं इनको। भारतीय जीवन बीमा जो है वो सरकार के द्वारा चलाई जाने वाली एक योजना है। इसकी स्थापना 19 जनवरी 1956 को हुई और इसका उद्देश्य क्या है? आपका कल्याण मेरा उत्तरदायित्व, मीन्स योर वेलफेयर इज माई रिस्पॉन्सिबिलिटी। ये LIC जो है एक ऐसी योजना है जिसके अंतर्गत हम अपनी आय का कुछ भाग प्रति माह इस योजना के अंतर्गत देते हैं। इसमें कुछ एजेंट्स होते हैं जो हमारे द्वारा दिए गए अमाउंट को ले जाकर LIC ऑफिस में जमा करते हैं और हमारा उसमें एक खाता खोलते हैं। इस योजना के अंतर्गत हमें प्रति माह या 6 माही या सालाना बेसिस पर एक निश्चित अवधि में एक निश्चित अमाउंट देना होता है। और हम इसे करवाते क्यों हैं? क्योंकि हमें अपनी लाइफ का इंश्योरेंस करना है, मीन्स हमें अपने आप को सुरक्षित करना है भविष्य के लिए। इसलिए हम LIC योजना को LIC करवाते हैं। LIC करवाने का जो मुख्य उद्देश्य है कि कभी कभी ऐसा होता है कि जो परिवार का मुखिया है वो किसी के कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसके परिवार को आर्थिक रूप से संरक्षित करने के लिए, उसके परिवार को आर्थिक रूप से संरक्षण प्रदान करने के लिए जो हम धन LIC फंड में जमा किए होते हैं, तो LIC उसके परिवार की पूरी आर्थिक जिम्मेदारी को उठाता है। अब हम बात करते हैं सेकंड में, जैसे कभी कभी कोई आकस्मिक आवश्यकताएं पड़ जाती हैं जिसके लिए हमें अत्यधिक धन की आवश्यकता होती है। उस समय अगर हम थोड़ा थोड़ा बचत करके प्रति माह अपने LIC अकाउंट में पैसे डालते रहेंगे, तब क्या होगा कि एक निश्चित समय के बाद जब वो LIC का टाइम ड्यूरेशन पूरा हो जाएगा तो हमें उसमें पूरा धन वापस कर दिया जाएगा। तो उसमें जो प्रीमियम होगा, यदि हमने उसको नहीं लिया है तो उस पर भी इंटरेस्ट हमें प्राप्त होगा और इस तरीके से एक अच्छा खासा अमाउंट हमें प्राप्त हो जाता है जिसको हम अपने आकस्मिक कार्यों के लिए लगा सकते हैं, जैसे बच्चे की पढ़ाई के लिए या दूसरा है हॉस्पिटल खोलने के लिए या किसी व्यवसाय में लगाने के लिए, लड़की की शादी के लिए। तो ऐसे बहुत सारे फैक्टर हैं जिसमें हमको अत्यधिक धन की जरूरत होती है और उस टाइम पे अगर हम बचत ना किए रहें तो हमें बहुत ज्यादा कर्ज लेना पड़ सकता है। तो इसलिए LIC की जो योजना है इसको भारत सरकार ने की है, जो बैंक और डाकघर से बिल्कुल भी अलग है। इस तरीके से इसमें किसी भी प्रकार की धोखाधड़ी की आशंका नहीं होती, क्योंकि ये कंपनी या ये जो संस्था है वो भारत सरकार से एसोसिएटेड है। अगर हम यहाँ पे बात करते हैं कि बीमा कराने के क्या लाभ है, तो बीमा कराने के बहुत से लाभ हैं। इसमें क्या होता है कि यदि परिवार का जो मुखिया है किसी कारण से दुर्घटनाग्रस्त हो गया है तो उसके इलाज के लिए LIC कंपनी पैसा देगी जब तक कि वो पूर्णतः ठीक ना हो जाए। तो यहाँ पर जो बीमा की प्रक्रिया है, बीमा कई तरीके से कराए जाते हैं, जैसे
ये तो LIC का प्लान है, ऐसे ही चिकित्सीय बीमा कराए जाते हैं, हेल्थ इंश्योरेंस कराया जाता है। तो उसमें अगर हमारे स्वास्थ्य में कोई गड़बड़ी आ जाती है, जिसमें हमें कोई बीमारी, जैसे हमारी कोई बीमारी हो गई, उस समय अगर हमारे पास पर्याप्त धन नहीं है तो हमारे हेल्थ की देखरेख के लिए, उसके ट्रीटमेंट के लिए ये जो संस्थाएं हैं वो हमें अच्छे से अच्छे अस्पताल और ट्रीटमेंट मुहैया करवाती हैं, जिसमें हमारा एक भी रुपया नहीं लगता है। इसी तरीके से भारत सरकार ने भी बहुत सारी बीमा योजनाएं ओपन कराई हैं, जैसे जनधन बीमा योजना एंड जीवन ज्योति बीमा योजना। जीवन ज्योति बीमा योजना के बारे में मैं थोड़ा सा बोलना चाहूंगी कि जीवन ज्योति बीमा योजना जो है, इसमें भी हमको बैंक के थ्रू हमारे अकाउंट से कुछ पैसे काट लिए जाते हैं। इसके तहत अगर आपके घर के जिस व्यक्ति का अकाउंट जीवन ज्योति बीमा में के अंतर्गत खुला होगा, यदि उसकी किसी दुर्घटना के कारण मृत्यु हो गई या दुर्घटनाग्रस्त हो गया, तो उसकी क्षतिपूर्ति जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत की जा सकती है। बस इसके लिए एक कंडीशन है कि 3 माह मीन्स 90 दिन के अंदर तक उसमें जो खातेदार है उसमें ट्रांजैक्शन किया हो। तो नेक्स्ट वन बात आती है राष्ट्रीय बचत पत्र की। तो राष्ट्रीय बचत पत्र क्या है? राष्ट्रीय बचत पत्र भारत सरकार के द्वारा जारी किया जाने वाला ऐसा पत्र है जिसके द्वारा भारत सरकार बचत को प्रोत्साहित करती है। इसमें हम जो बचत अपनी इकट्ठा किए रहते हैं, बचत को सेव किए रहते हैं, उसको हम बैंक में देते हैं और उसके बदले में हमें एक पत्र मिलता है जिसको हम राष्ट्रीय बचत पत्र कहते हैं। ये पत्र विभिन्न आय वर्ग के लोगों को मिलता है और विभिन्न रुपयों का मिलता है। तो जिसकी जितनी सेविंग्स होती है उसी के हिसाब से ये बचत पत्र खरीदे जाते हैं और ये भी एक अच्छा साधन है अपने पैसों की बचत करने का। नेक्स्ट वन, सामान्य भविष्य निधि। सामान्य भविष्य निधि योजना के अंतर्गत क्या होता है? कुछ संस्थाएं हैं जो अर्ध सरकारी या गैर सरकारी हैं, मीन्स प्राइवेट इंस्टीट्यूट्स हैं या प्राइवेट कंपनीज हैं जहां पे लोग वर्कआउट करते हैं। यदि वहां पर जो लोग वर्कआउट करते हैं उनकी बचत कैसे होगी? क्योंकि उनके खर्चे तो बहुत ज्यादा होते हैं, वो प्लस बाहर रह के कमाते हैं, बाहर रह के खाते हैं और उसके बाद जो सेविंग्स होती है वो अपने घर पे भेज देते हैं और उनके घर के लोग क्या करते हैं, उसको अपने व्यय को देखते हैं। तो यहाँ पर इनके लिए क्या करती है कंपनी द्वारा एक ऐसी फैसिलिटी दी जाती है इनको कि जिसमें इनके आय का कुछ हिस्सा काटकर कंपनी अपने पास रख लेती है और एक लंबे समय के बाद, जैसे इन टर्म्स ऑफ PF जैसे होता है, प्रोविडेंट फंड का केस होता है, सेम ये भी होता है कि इसमें जो व्यक्ति है उसका आय का कुछ प्रतिशत काटकर कंपनी के खाते में रखा जाता है और कुछ समय के बाद जब एक अच्छा खासा अमाउंट हो जाता है तो उस कर्मचारी को वापस ब्याज के रूप में भी दे उठता है। तो इससे क्या होता है कि जो उस कंपनी के लोग काम कर रहे हैं उस कंपनी में, उनको अपने भविष्य को सुधारने के लिए एक धनराशि मिल जाती है जो उनकी ही सैलरी के द्वारा बचत की गई होती है। अंश या शेयर्स के बारे में बात करते हैं। शेयर्स जो होते हैं, बहुत सारी कंपनियां ऐसी होती हैं जो अपने एजेंट्सों को रखती हैं जो उस कंपनी के लाभांश को बेचने का कार्य करते हैं, यदि जिनको हम इंग्लिश में शेयर्स कहते हैं। अगर हम शेयर्स की बात करें तो शेयर जो होते हैं ये मार्केट में कंपनियों की गुडविल होती है और ये शेयर्स जो होते हैं इक्विटी के रूप में भी होते हैं, कमोडिटी के रूप में भी होते हैं। इक्विटी के रूप में ये बॉन्ड्स में चलते हैं, कंपनी की गुडविल्स के रूप में होते हैं। अगर हम कमोडिटी के बारे में देखें तो कमोडिटी के सेक्टर में ये जो भी अनाज होते हैं उनमें होते हैं, जैसे सरसों, गेहूं, चावल, आलू, अंडा, बहुत सारी ग्रोसरीज हैं जो कमोडिटी मार्केट के अंतर्गत आती हैं। इन सबके भी शेयर्स होते हैं, इनको हमें लॉट्स में खरीदने होते हैं इनके शेयर्स और मार्केट में इन्वेस्ट करने होते हैं। हमें जिस कंपनी का शेयर परचेज किया है अब उस कंपनी में हमारा एक अंश हो जाता है, हमारा एक पार्ट हो जाता है, मीन्स हमारी उस कंपनी में एक हिस्सेदारी हो जाती है। जब हम
हमने इस शेयर को परचेज किया है तो इस कंपनी में जो भी लाभ या हानि होगी वो उससे हमारी भी एक हिस्सेदारी है, तो हमको भी उस शेयर के द्वारा लाभ या हानि होती है। बेसिकली लोग जो शेयर खरीदते हैं तो वो इन्वेस्ट करने के लिए खरीदते हैं। जब कंपनी के प्रोडक्ट की या जो कंपनी के शेयर्स के दाम में बढ़ोतरी होती है तो जो इन्वेस्टर होते हैं उस शेयर को बेच देते हैं और उससे अच्छा खासा लाभ कमा सकते हैं। ये भी एक अन्य तरीका है बचत करने का। नेक्स्ट वन, बचत करने का साथ ही साथ ज्यादा कमाने का भी, लेकिन इसमें रिस्क भी बहुत ज्यादा होता है। तो इसमें शेयर्स का जो बिजनेस करते हैं या शेयर्स को जो खरीदते या बेचते हैं उनको शेयर मार्केट के बारे में पूरा ज्ञान होना चाहिए। हेड एंड शोल्डर प्रक्रिया भी उनको आनी चाहिए, अदरवाइज वो उनको बेनिफिट की जगह पे हानि ही होनी है। नेक्स्ट वन, चिट फंड योजना। चिट फंड योजना एक ऐसी योजना है जो एक गैर सरकारी तरीका होता है। इस योजना के अंतर्गत गैर सरकारी तरीके से, मीन्स ये एक प्राइवेट तरीके से होती है जिसमें कुछ लोग इकट्ठा होते हैं, जो लोग परिचित होते हैं वो इकट्ठा होते हैं और अपने पैसे को एक साथ मिलाते हैं और एक संस्था में जमा करते हैं, जिसको चिट फंड योजना कहते हैं। इस फंड योजना के अंतर्गत वे पहले महीने में जो पैसा इकट्ठा करते हैं वो संस्था के वेलफेयर में लगा दिया जाता है, लेकिन दूसरी बार जो फंड इकट्ठा होता है उसमें उसको निकालने के लिए लॉटरी सिस्टम प्रयोग में लाया जाता है। उस व्यक्ति में जितने मेंबर होते हैं उतने महीने की यह योजना होती है। द मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है ये कि जितने मेंबर चिट फंड योजना के अंतर्गत होते हैं उतने महीने की वह योजना होती है और उतने महीने सभी मेंबर उतने पैसे उस अकाउंट में या उस योजना के अंतर्गत भरते हैं। जब उस योजना की वैलिडिटी पूरी हो जाती है तो क्या होता है कि सभी मेंबर अपनी जरूरत के हिसाब से किसी न किसी महीने में उस फंड को ले सकते हैं और अपने कार्यों को कर सकते हैं। इससे क्या होगा कि एक सार्वजनिक रूप से या एक समूह में उनको ज्यादा पैसे मिल जाते हैं, जिससे वो अपने बड़े से बड़े कार्यों को पूरा कर सकते हैं। और इसी तरीके से एक है कर्मचारी भविष्य निधि। इसमें क्या होता है कि सरकार के द्वारा ये इसके अंतर्गत आता है प्रोविडेंट फंड जिसे कहते हैं। इसमें गवर्नमेंट कंपनियां जो हैं या गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट जो हैं वो अपने कर्मचारियों के सैलरी से कुछ हिस्सा काट लेती हैं और उनको 5 साल के बाद या जब वो अपनी जॉब उनकी कंप्लीट हो जाती है उसके बाद वो उस सारे फंड को इकट्ठा उनको देती है। इससे क्या होता है कि कर्मचारी का जीवन सुरक्षित हो जाता है और भविष्य के लिए उसको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं होती है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। हैव अ गुड डे माय डियर स्टूडेंट्स। अगर आपको इस टॉपिक में कोई भी प्रॉब्लम हो रही हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, लेकिन आप अपनी पढ़ाई व्यवस्थित रूप से करते रहिए। तो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।